हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं की एक कहानी भाई बहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जो भाई बहन रचना है यह बंग महिला के नाम से जानी जाने वाली राजेंद्र बाला घोष जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि जो कहानी का शीर्षक है भाई बहन, यह किस उद्देश्य से लिखा गया है और इस कहानी में हमें क्या बतलाया गया है। इस कहानी में अगर हम देखते हैं तो इसमें स्वदेश और स्वदेशी वस्तुओं की ओर सरल शब्दों में बालकों का ध्यान खींचा गया है, इसीलिए इसका शीर्षक भाई बहन रखा गया है। भाई बहन कहानी स्वदेश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। इस कहानी में कहानीकार ने तत्कालीन सामाजिक समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इस कहानी में कहानीकार ने हम भारतीय वासियों से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया है। उन्होंने इस कहानी में विभिन्न पात्रों के माध्यम से, जैसे साहब, सुंदरी और बाबू श्रीराम, इनके माध्यम से देश की दशा के सुधार तथा स्वदेशी वस्तुओं की स्वीकारोक्ति पर बल दिया है। तो चलिए अब कहानी को हम पंक्तियों के माध्यम से समझाते हुए चलते हैं। आपको पूरी कहानी को आप शिद्दत से देखिए और मैं वादे के साथ कहता हूँ, जैसा आपको समझा दूंगा इससे आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा और आपको यह कहानी दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहानी को पूरी शिद्दत से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए कहानी की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज नाटी इमली का भरत मिलाप है। नाटी इमली उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित एक स्थान है जहाँ पर एक त्यौहार होता है, भरत मिलाप। वहीं आज ये लोग जाने वाले, कौन कौन जाने वाले हम लोग समझते हैं। आज नाटी इमली का भरत मिलाप है। बाबू जयराम दास जी अपने दोनों लड़के लड़की को लेकर मेला देखने जा रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चे किसके साथ मेला देखने जा रहे थे, तो अपने पिताजी का नाम क्या है, बाबू जयराम दास जी। दोनों भाई बहन पिता के दोनों हाथ पकड़कर बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे। बच्चे किसके साथ, दोनों भाई बहन किसके साथ मेला देखने जा रहे थे, बाबू जयराम दास जी के साथ। भाई का नाम शायद कुछ हो, पर रंग खूब गोरा होने के कारण सब लोग साहब कहकर पुकारते थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, साहब का वास्तविक नाम तो कुछ और था, लेकिन साहब लोग उसे क्यों कहकर पुकारते थे? क्योंकि उसका जो रंग था वो बहुत ही गोरा था, इसीलिए सब लोग उसे किस नाम की संज्ञा से पुकारते थे, साहब से। साहब की उम्र कोई 11 साल की थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, साहब की उम्र कितनी थी, 11 साल। पर बहन की उम्र कोई 6-7 वर्ष की होगी, और जो उसकी बहन थी वह कितने सालों की थी, 6 से 7 साल की। उसका नाम तो सुंदरदेई था, पर लोग उसे प्यार से सुंदरिया कहते थे। सुंदरदेई को लोग प्यार से क्या कहते थे, सुंदरिया। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। एक आने की पूंजी लेकर सुंदर मेला देखने चली थी। उसी के भरोसे जो चीज़ें देखती थी उसी पर टूट पड़ती थी। उसके इस भोलेपन पर साहब बेचारे को बड़ी हंसी आती थी। सुंदरी अभी मात्र 6 से 7 वर्ष की है और मेला जाने के लिए उसके हाथों में पूंजी के नाम पर सिर्फ एक आने हैं, और मेले में वह जो कुछ भी देखती थी वह सोचती थी उसी पैसे के बदौलत, एक आने की बदौलत, कि वह उनसे समस्त चीज़ों को खरीद सकती है। और इसके भोलेपन पर बेचारे साहब को बड़ी हंसी आती थी। साहब उसका मजाक उड़ाता था। जब सुंदर 10-12 चीज़ों का नाम लेकर कहने लगी, मैं यह मोल लूँगी, वह मोल लूँगी, तब साहब ने कहा, वाह जी, तुम्हारे पास तो 3-4 पैसे कुल है, तुम इतनी चीज़ें कैसे ले सकती हो। जब सुंदरी एक आने की रकम को दिखाते हुए कहती है और 10-12 चीज़ों का नाम लेती है कि मैं यह भी ले सकती हूँ, वह भी ले सकती हूँ, तब साहब कहता है कि तुम्हारे पास तो कुल 3-4 पैसे हैं, तुम इतनी चीज़ें कैसे ले सकती हो। मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीदूंगा, केला, नारंगी, अमरूद, रेवड़ी, नान खटाई वगैरह। साहब उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं खरीदने का शौकीन हूँ और मैं समस्त चीज़ों को खरीद सकता हूँ। केला खरीदूंगा, नारंगी, अमरूद, रेवड़ी, नान खटाई वगैरह। तरह तरह की खाने की चीज़ों का लुभावन यहाँ पर अपने बहन को देता है सुंदर पर साहब की इस बात का कुछ भी प्रभाव न पड़ा, क्योंकि सुंदर की माँ प्रायः उससे कहा करती थी कि बेटी, तुम भैया से छोटी हो ना, तुम्हें सब चीज़ें में भैया से कमती हिस्सा लेना चाहिए। सुंदरी की माँ हमेशा उसे सिखाया करती थी, बतलाया करती थी कि
ज़्यादा हक बड़ों का ही होता है। किसी भी सामान पर अगर जो बड़ा है उसी पर उसका ज़्यादा हक होता है, छोटों का हक कम होता है। और सुंदरी माँ की इस बात को बहुत ही अच्छी भली भांति समझती थी। वह एक आज्ञाकारी पुत्री थी और वह संतोष करना जानती थी। माँ की यह बातें सुंदर हमेशा ध्यान में रखती। माँ की कौन सी बात हम हमेशा सुंदरी ध्यान रखती थी कि वह भैया से उम्र में छोटी है और छोटी चीज़ों को छोटे बच्चों को हमेशा जो हिस्सा है वह कम ही लेना चाहिए बड़ों की तुलना में। और उसे यह भी दृढ़ विश्वास था कि मैं 4 ही पैसे में सब मोल ले सकती हूँ। इन सब कारणों से साहब का हौसला पूरा न हुआ। साहब उसे नीच दिखाना चाहता था और तरह तरह की चीज़ों का नाम बताकर उसे चिढ़ाना चाहता था। लेकिन सुंदरी तो काफ़ी समझदार और आज्ञाकारी पुत्री थी और संतोषी लड़की थी, इसलिए वह साहब के झांसे में नहीं आती है और साहब का जो सुंदरी को नीचा दिखाने की योजना रहती है वह पूरी तरह से फेल हो जाती है। जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया है। साहब को सब है और मेरा कुछ नहीं, यह बात उसे कभी दुख नहीं दे सकती। सुंदरी जानती है कि जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया है। साहब को सब है, मेरा कुछ नहीं, यह बात उसे कभी दुख नहीं दे सकती थी। वह देखती थी कि साहब के लिए सब कुछ है और मेरे लिए बहुत कम चीज़ें। साहब को उतने पैसे मिलते और मुझे इतने कम पैसे, लेकिन उसका हृदय कभी दुखी नहीं होता था क्योंकि उसके हृदय में संतोष था और वह जानती थी कि जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया है। अर्थात संतोषी व्यक्ति ही सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। साहब सुंदर की मूर्खता की बातें पिता से कहने लगा। वह बेचारे साहब के मतलब को ना समझकर बोले, हाँ बेटा, पहले मेला देख लो, फिर लौटते वक्त सब ले लेंगे। लाचार होकर साहब मदरसे के मौलवी जी की तरह अथवा स्कूल के नीचे दर्जे के मास्टर की भांति बहन को समझाने लगा। सुंदर का 4 पैसा अपने हाथ में लेकर एक एक चीज़ का नाम कहता हुआ एक एक पैसा सुंदर को देकर बोला, लो, हो गया ना, 4 पैसे में 4 ही चीज़ें मिलेंगी कि ज़्यादा। फिर साहब अपना पैसा एक हाथ में लेकर एक एक चीज़ों के नाम से दूसरे हाथ पर रखता गया और बोला, देखो, मैं तो सब चीज़ें ले सकूँगा ना। तब बेचारी सुंदर देई बड़े भोलेपन से भाई के मुंह की ओर ताकती हुई बोली, तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी दोगे ना भैया। सुंदर की इस बात पर साहब को लज्जित होना पड़ा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि सुंदर की किस बात पर साहब को लज्जित होना पड़ता है। जब साहब एक एक पैसे को अपने गिनाते हुए एक एक हाथों पर रखते हुए एक एक सामान का नाम लेता हुआ कहता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ, तब सुंदर बड़ी भोलेपन से कहती है कि क्या भैया उसमें से मुझे थोड़ा दोगे ना। साहब को यह देखकर इस बात पर लज्जित होना पड़ता है। मेला देखकर निज इच्छा अनुसार चीज़ें लेकर दोनों भाई बहन पिता के संग घर लौट आए। मेला समाप्त हो जाता है और दोनों जो भाई बहन हैं अपनी इच्छा अनुसार जो उन्हें पसंद आता है वे सभी चीज़ें खरीदकर अपने घर को लौट आते हैं। एक दिन शाम को साहब के बड़े भाई कौन है? श्री राम दिए के उजाले में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए के उजाले में बैठकर किताब कौन पढ़ रहा था, तो साहब के बड़े भाई, या हम कह सकते हैं सुंदरी के बड़े भाई श्री राम। उनका नाम क्या है? श्री राम। इतने में साहब और सुंदर दोनों आकर वहीं बैठ गए। सुंदर बोला, बड़े भैया देखो साहब भैया की किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम्हारे किताब में तो कोई तस्वीर ही नहीं है। सुंदरी कहती अपने बड़े भैया से कि देखो साहब भैया, जो साहब भैया है उसकी किताब में कैसी अच्छी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीरें है, तुम्हारे किताब में तो तस्वीरें भी नहीं है। इतने में साहब बोल बैठा, अजी तुम तो तस्वीर की गाड़ी कहती हो, मैं आज जो खिलौने की रेलगाड़ी 5 आने में लाया हूँ सो तुमने देखी ही नहीं। यह कहकर साहब चट उस रेलगाड़ी को लेकर बड़े भाई की ओर छोटी बहन को बड़े उत्साह से दिखाने लगा। इतना कहते ही साहब कहता है कि तुम तस्वीर की बात करती हो, मैं तो वास्तव में मेले से आज ऐसी गाड़ी लेकर के आया हूँ जिसे तुम देखकर चौंक जाओगी। लो अभी लेकर आता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ। साहब दौड़कर झट से जाता है और खिलौने ले आकर दोनों भाई बहन को, बड़े भाई को और छोटी बहन को दिखाने लगता है उत्साह से। सुंदर ने भी 1 पैसे में एक मिट्टी का खिलौना खरीदा था, वह भी चट उस खिलौने को ले आई। सुंदरी ने एक मिट्टी का खिलौना खरीदा था
और वह भी जाकर के एक खिलौना ले आती है और अपने भाइयों को दिखाती है। सुंदरी के इस काम पर साहब हंसकर बोले, 1 पैसे का मिट्टी का खिलौना लेकर चली है दिखाने, देखो मेरी गाड़ी में चाबी है, लगा देने से कैसे दौड़ती है। सुंदर बेचारी उदास होकर बड़े भाई की तरफ देखने लगी। तब श्री राम हंसकर बोले, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है सुंदर, साहब तो पूरा बेवकूफ़ है, नाहक अर्थात बेकार 5 आने पैसे दूसरे देश के कारीगर को दे आया। साहब ने कुछ रूखेपन से जवाब दिया, दूसरा देश कैसा? मैं तो रामदीन बिसाती से यहाँ गाड़ी मोल लाया हूँ। मैंने तो रामदीन बिसाती से मोल खरीदा, वह तो भारत देश का रहने वाला है, दूसरा देश कैसे हो गया? जब सुंदरी अपने मिट्टी के खिलौने को दिखाती है तो साहब उसका मजाक उड़ाता है। तब श्री राम जी यह देखते हैं उनके बड़े भाई श्री राम और कहते हैं कि तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है सुंदर, इसका खिलौना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साहब तो पूरा पैसा जो है बर्बाद कर दिया इसने, पूरा पैसा, और यह पैसा उसने दूसरे देश के कारीगर को दे दिया है। साहब ने तब साहब कहता है कि दूसरेपन कैसे, दूसरे देश कैसा? मैंने तो यह जो गाड़ी है वह रामदीन बिसाती से मोल ली है, तो यह दूसरा देश कैसे हो गया? साहब इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तब श्री राम उन्हें बड़े अच्छे से समझाते हैं कि दूसरा देश कैसे। श्री राम, हाँ मोल तो तुमने रामदीन से ली सही, लेकिन रामदीन ने इसे बनाया तो नहीं, बनाया है जर्मनी के कारीगरों ने। आखिरकार तुम्हारा नहीं तो बिसाती का पैसा उसके यहाँ गया कि नहीं गया? वे लोग तो हर तरह से मोटे ताजे हैं और बेचारे यहाँ के जो कुम्हार और कारीगर हैं उन्हें दिन भर में नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है। श्री राम समझाते हुए साहब को कहते हैं कि तुमने ज़रूर रामदीन से मोल ली है, रामदीन को जो पैसे मिले हैं, पर रामदीन ने तो इस गाड़ी को नहीं बनाया, उसने तो जर्मन के कारीगरों से खरीदा है। अतः तुम्हारा यह जो पैसा है तुमसे रामदीन के पास गया और रामदीन से चला गया जर्मनी के पास, अर्थात दूसरे देशों के कारीगर के पास। इसी तरह से वे लोग हमारे पैसे से खा खा कर मोटे ताजे हो रहे हैं, लेकिन हम जो विदेश की बनी वस्तुओं को हम लोग इतना सर्वोपरि रखते हैं कि उनकी जो चीज़ें हैं बिकती है और वे लोग खा खा कर मोटे हो रहे हैं, लेकिन जो बेचारे यहाँ के जो कुम्हार हैं, कारीगर हैं, हम उनकी बनी हुई स्वदेशी वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं। इन्हीं कारण से उन्हें दिन भर में नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है। वे लोग यदि 5 आने पैसे पावे तो उनका पेट भर खाने को मिल जाए। अगर उन्हें पूरे दिन भर में 5 आने भी उनकी कमाई होती है तो वे पेट भर खा सकते हैं, लेकिन उनके नसीब में ऐसा भी नहीं होता। इसलिए हमारा देश आज तक गरीब बना हुआ है। खैर सुनो साहब, इस समय हम तुम्हें कुछ ना कहते, न तुम्हें रंज होता, किंतु परमेश्वर का यही नियम है कि जो दूसरे को किसी को नीचा दिखाता है वह पहले आप ही नीचा देखता है। परमेश्वर का नियम क्या है? परमेश्वर का नियम यही है कि जो दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है उसे ही भगवान नीचा दिखा देते हैं। न तुम सुंदरिया को नीचा दिखाते, न आप देखते। न तुमने सुंदरिया को नीचा दिखाया होता अपनी गाड़ी के माध्यम से, न तुम्हें मैं नीचा दिखाता। तुम चाल चलन में, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हो, पर बड़े अभिमानी हो। जो सुंदर है वो, जो साहब है वह पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, हाँ चाल चलन में भी अच्छा है, लेकिन वह बड़ा ही अभिमानी है। शायद यह दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ है। श्री राम के अनुसार जो साहब है उसके अंदर अभिमान कैसे उत्पन्न हुआ है? तो उसके विदेशी नाम दिए हुए कारण। क्यों? क्योंकि जो उसका साहब नाम है, यह नाम के कारण ही उसमें दोष उत्पन्न हुआ है। अच्छा, अब से तुम अपने असली नाम से हरिराम कहकर पुकारे जाओगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि साहब का वास्तविक नाम क्या होता है? हरिराम होता है। और श्री राम कहते हैं कि अब से तुम अपने असली नाम हरिराम कहकर पुकारे जाओगे। अब इस खिलौने के बारे में 2-4 बातें और सुन लो। यह तो तुमने जान लिया कि इसे किसने बनाया, अब जरा सोचकर देखो, इसे खरीदने से हमारे देश की हानि और दूसरे देश को लाभ पहुंचता है या नहीं। आज तुमने इसे मोल लिया है, 2 दिन के पीछे तोड़ फोड़ कर फेंक दोगे, परंतु ऐसे तुच्छ खिलौने के लिए कई लाख रुपए हर साल हिंदुस्तान से निकल जाते हैं। इसी तरह सुई, डोरा, कंघी, दिया सलाई इत्यादि छोटी मोटी, या मोची नहीं होगा, मोटी होगा, छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी कितने रुपए दूर देशों वालों को दे देते हैं। उसका लेखा लगाने से छाती दहल जाती है। किसका लेखा लगाने से छाती दहल जाती है? जो छोटी छोटी जीवन में आवश्यकता में आने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे सुई, डोरा, कंघी, दिया सलाई, इन सभी छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी हम
जो पैसे हैं वह दूसरे देश वालों को दे देते हैं। इसका लेखा अगर हम लगाने बैठे तो इससे हमारी छाती दहल जाती है। और उसी के साथ थोड़े से मुनाफे पर चावल, गेहूं आदि गल्ले को बेच डालते हैं। इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं। हम सब अपनी करनी से दीन, गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं। श्री राम अपने भाई साहब को समझाते हुए कहते हैं कि आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। उस समय जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस समय देश की स्थिति इस कारण अच्छी नहीं थी क्योंकि हम सब अपनी करनी से दिन और गरीब से गरीब थे। कारण यह था कि हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे लेकिन स्वदेशी वस्तुओं को उचित मूल्य प्रदान नहीं करते थे। इसलिए हमारा जो देश है वह आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था और हमारा देश गरीब बना रहा। आज हमें ज़रूरत है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी में बनी अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग करें, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत बना पाएँ। हम लोग में भी यह एक भारी दोष है, जितना कहते हैं उसका 1/4 भी नहीं करते। और हमारे अंदर सबसे बड़ा दोष यही है कि हम कहते तो बहुत कुछ है पर करते कुछ नहीं। श्री राम यही समझाते हुए अपने भाई साहब को कहते हैं कि हम जितना भी कहते हैं उसका 1/4 भी नहीं करते। अर्थात हम अगर 100 बातें कहते हैं तो उसमें हम 25 बातें भी अपनी पूरी नहीं करते हैं। यह बात तो सभी कहेंगे कि भारत का सब तरह से सत्यानाश हो रहा है, किंतु उसकी बिगड़ती हुई दशा को सुधारने में बहुत कम ही मनुष्य बचे हैं। कहने को तो सभी कहेंगे कि भारत का सत्यानाश हो रहा है, भारत बहुत सब तरह से इसका सत्यानाश हो रहा है, यह बिगड़ रहा है। इसकी बिगड़ती हुई दशा को सुधारने में बहुत ही कम मनुष्य बचे हुए हैं। आज तुम लड़के हो, कल तुम ही युवा पुरुष हो जाओगे। यदि चाहोगे तो अपने हाथों से इस गिरे हुए देश की बहुत कुछ भलाई कर सकोगे। श्री राम समझाते हुए कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वही कल का भविष्य है, वही भारत का भविष्य है। जो साहब है वह अभी छोटा है, बच्चा है, लेकिन वही कल बड़ा होकर युवा पुरुष होगा और जो भारत है इसकी स्थिति को मजबूत करने में, देश की भलाई करने में अपना योगदान दे सकेगा। तुमको चाहिए कि अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचारो और सीखो। लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है, बड़े होने पर वही अनुसार व्यवहार करता है। श्री राम जी साहब को समझाते हुए कहते हैं कि जो बचपन है एक कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होता है, जिसको जिस रूप में सांचे में ढाला जाए वह उसी सांचे में ढल जाता है। अर्थात जो बालक होता है, लड़कपन में जिस बात का प्रभाव उस पर पड़ता है, बड़ा होने पर वह उसी तरह का आचरण व्यवहार करने लगता है। यदि तुम अभी से देश की चीज़ें काम में लाओगे तो मैं स्वदेश की बनी हुई कोई उत्तम चीज़ तुम्हें इनाम दूंगा। श्री राम उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम अगर अभी से स्वदेश में बनी वस्तुओं का उपयोग करोगे तो शायद तुम बड़े होकर भी इन्हीं आचरण को ढाल सकोगे अपने ऊपर। इसीलिए अगर तुम आज से देश की चीज़ों को काम में लाओगे तो मैं स्वदेश की बनी हुई कोई उत्तम चीज़ तुम्हें इनाम में दूंगा। ऊपर लिखी हुई बातों को हुए आज 20 वर्ष हो गए हैं। अब बाबू हरिराम वर्मा BL शहर के एक नामी वकीलों में से है। 20 वर्ष इसी तरह बीत जा रहे हैं। अब जो बाबू हरिराम है, जो साहब थे, जिसका वास्तविक नाम हरिराम था, वह जाने माने एक वकील बन जाते हैं। यद्यपि शहर में कई एक अच्छे पुराने वकील हैं, शहर में तो बहुत ही अच्छे पुराने वकील हैं, किंतु देश की भलाई के सब कामों में अगुआ अर्थात आगे रहने वालों के हेतु हरिराम सबसे ऊपर हो रहे हैं। लेकिन देश हित कार्य करने में सबसे अगर किसी का नाम है तो वह हरिराम का है। हरिराम ने निज व्यय से, अपनी कमाई से मातृ भंडार नामक एक बहुत बड़ी दुकान खुलवाई है। हरिराम अपने पैसे से, अपने कमाए हुए पैसे से मातृ भंडार नामक एक बड़ी दुकान खोलते हैं, जिसमें हर मनुष्य के काम के लायक की चीज़ें मिलती है, सब स्वदेशी बनी चीज़ें मिलती है। उस दुकान की खास बात मातृ भंडार जो दुकान, उसमें क्या मिलती थी? उसमें स्वदेश की बनी हुई चीज़ें मिलती थी। बाबू श्रीराम अपने छोटे भाई का इस भांति स्वदेश प्रेम और अपने उपदेश का प्रभाव देखकर बहुत ही सुखी होते हैं। बाबू श्रीराम अपने छोटे भाई का देश प्रेम देख करके और अपने उपदेश का प्रभाव देखकर बहुत खुशी होते हैं। सुंदर देई भी 11 वर्ष की अवस्था में एक जमींदार की पतु हो गई है। इस प्रकार हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि उस वक्त भारत में जो बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी, तभी तो 11 वर्ष की अवस्था में जमींदार की पतु हो गई है सुंदर देई। उसके पति भी एक देश हितैषी यानी देश का भला चाहने वाले सज्जन व्यक्ति है। अब सुंदर देई अपने घर की मालकिन बनी हुई है और अपने पति के सद्गुणों और अच्छे कर्मों की सहकारिणी है।
अर्थात अपने पति के हर कार्यों में वह अब उनका भी हाथ बटाती है। अतः यह कहानी हमें हमारे अंदर स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से लिखी गई है तथा लेखिका को इसमें पूरी सफलता मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे अंदर स्वदेश के प्रेम की भावना को यह कहानी जागृत करने के उद्देश्य से लिखी गई थी और लेखिका को इसमें पूरी सफलता भी मिली है। तो यही थी यह कहानी। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरे सरल शब्दों में आपको कहानी को समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही सरल यह कहानी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा यह भी कमेंट्स करके बताइए और अपने छोटे भाई बहन जो भी है आपके चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप भी करिए और उन लोगों से भी कहिए, क्योंकि मैं क्लास 5 से लेकर के 12 के सिलेबस को यहाँ पढ़ाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।